नमस्कार, मैं अनु शर्मा। आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो हमारा विषय है, चर्चा का विषय, वो है ठकुरी बाबा। क्या है ये? रेखा चित्र है। ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र है। इसके पहले हम माटी की मूर्तें पढ़ चुके हैं रामवृक्ष बेनीपुरी की। तो हमने उस पर पहले वीडियो में हमने चर्चा की है कि आखिर ये रेखा चित्र और संस्मरण में क्या भिन्नताएं हैं। तो आज मैं इस वीडियो में चर्चा उसे नहीं करूंगी। ठीक है, तो हम विषय पर चलते हैं। ठकुरी बाबा जैसे मैंने बताया रेखा चित्र है। रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये ठकुरी बाबा जो है किस प्रकार का रेखा चित्र है। यह जो है संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ध्यान रखने योग्य है। और महादेवी वर्मा जो रेखा चित्र की रचना करती थी उसमें क्या होता था कि वो एक ही पात्र को लेकर रचना करती थी। ठीक है, एक ही पात्र से तात्पर्य उसके केंद्र में केवल एक पात्र होता था। ये ध्यान रखने योग्य है कि महादेवी वर्मा के रेखा चित्र की यह विशेषता है कि वो रेखा चित्र का केंद्र अगर कोई है तो वो एक व्यक्ति है। ठीक उसी प्रकार जो उनका ठकुरी बाबा रेखा चित्र है उसका केंद्र कौन है? स्वयं ठकुरी बाबा। हम यहाँ पढ़ेंगे कि आखिर ठकुरी बाबा कौन है, महादेवी वर्मा उनसे किस प्रकार मिली। ठीक, ये सारे चीजों को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और वो महादेवी वर्मा जो है अपने रेखा चित्र में किसे आधार बनाती हैं? अपने संपर्क में आए हुए लोगों को आधार बनाती है। ठीक है, अपने संपर्क में आए हुए लोगों की स्मृतियों को सिलसिलेवार ढंग से बहुत व्यवस्थित रूप से वर्णन करती हुई चलती हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो मैंने मूल पुस्तक से ही उठाया है इसका प्रकाशन वर्ष। उसके जो ठकुरी बाबा जो रेखा चित्र संकलित है स्मृतियों की रेखाएं में, स्मृतियों की जो रेखाएं हैं उसका पहला संस्करण 1943 में आया था। तो ये ऑथेंटिक है, एक तरह से मैं कह सकती हूँ। संकलन किसमें है? महादेवी वर्मा द्वारा रचित ठकुरी बाबा जो रचनाएं हैं वो स्मृतियों की रेखाएं में संकलित है। स्मृतियों की रेखाएं जो उनका रेखा चित्र है बहुत ही महत्वपूर्ण, उसमें संकलित है ये ठकुरी बाबा रचना। और इसमें कुल कितने रेखा चित्र हैं? ध्यान रखेंगे स्मृतियों की जो रेखा चित्र है उसमें कुल 7 रेखा चित्रों का संग्रह किया गया है। ठीक है, और ठकुरी बाबा जो है उसका कितने नंबर का रेखा चित्र है यह भी ध्यान रखने योग्य है, 5वें नंबर का। जिस प्रकार यूजीसी नेट एग्जाम का प्रश्न का पैटर्न बदलता जा रहा है उसमें यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस पर ध्यान रख लें। ठीक, तो किसमें संकलित है? स्मृतियों की रेखाएं में। उसमें कुल कितने रेखा चित्रों का संकलन है? कुल 7 रेखा चित्रों का संकलन है। और उसमें ठकुरी बाबा कितने नंबर का रेखा चित्र है? 5वें नंबर का रेखा चित्र है। अब जो 7 रचनाएं इसमें संकलित हैं वह भी देख ही लीजिए आखिर ये 7 जो रेखा चित्र हैं कौन किस किस नाम से है। तो जो पहला रेखा चित्र है वह भक्ति नाम से है। ठीक, दूसरा जो रेखा चित्र है वह चीनी फेरी वाला नाम से है। तीसरा जो हमारा रेखा चित्र है वह पर्वत पुत्र नाम से है। ठीक, तीसरा हो गया। हमारा जो चौथा रेखा चित्र है वह मुन्नू की माई नाम से है। ठीक, पांचवा जो है रेखा चित्र वो ठकुरी बाबा, जैसे कि हमने कहा कि ठकुरी बाबा जो कितने नंबर का रेखा चित्र है उनका, ठकुरी बाबा जो है 5वें नंबर का रेखा चित्र है जो स्मृतियों की रेखाएं जो उनकी रचना है उसमें संकलित है। छठा नंबर जो है वो बीबिया है। 7वां नंबर जो है वो गुंगिया। ये ध्यान रख लीजिएगा, ये जो क्रम है। ठीक है, और ठकुरी बाबा का तो इम्पोर्टेंट है, उसे ध्यान रखना ही है। नोट देख लीजिए, रेखा चित्र में सामान्यतः सामान्य व्यक्तियों का चित्रण किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि रेखा चित्र में जो है महादेवी वर्मा या फिर रेखा चित्र ही जो आधार बनाता है वो सामान्य व्यक्ति को आधार बनाता है। ठीक है, वहीं अगर बात कर लूं कि
जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को आधार कौन बनाता है? एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को आधार बनाने वाला है संस्मरण। इस पर हम बात कर चुके हैं बहुत विस्तार से माटी की मूर्तें रचना में, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। और महादेवी वर्मा जो प्रसंग शुरू करती हैं, इसमें महादेवी वर्मा अपनी जो ठकुरी बाबा रचना है उसका प्रसंग शुरू होता है कल्पवास के अनुभव से। ठीक है, वो कल्पवास के लिए जाती हैं। कहाँ? प्रयाग। किस महीने में? माघ के महीने में। ठीक है, कल्पवास का प्रसंग आता है। इसके अलावा प्रकारांतर से उनका भक्तिन, जो उनकी परिचारिका थी, सेविका थी, उसका भी एक तरह से चित्रण आता है। ठीक, उसका भी कुछ उसके चरित्र का भी उद्घाटन आता है। किंतु धीरे धीरे ये रेखा चित्र किस पर केंद्रित हो जाता है? धीरे धीरे ये जो रेखा चित्र है ठकुरी बाबा पर केंद्रित होने लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, पुरातन युगीन मूल प्रेरणाएं हैं, उसका भी दर्शन होता है कल्पवास के दौरान। ठीक है, कि किस प्रकार के कल्पवास में लोग किस प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं, किस प्रकार के रीति रिवाज आदि प्रथाएं होती हैं, उसका भी दर्शन हमें इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, विषय क्या है देख लीजिए। लेखिका ने इसे ग्रामीण समाज के लोगों के प्रति सहानुभूति और आस्था प्रकट किया है। जैसे कि मैंने बताया कि लेखिका क्या है, ये ग्रामीण समाज से जुड़े हैं। जो ठकुरी बाबा रचना है जिस पर हम बात कर रहे हैं, वो किससे जुड़े हैं? स्वयं ग्रामीण समाज से जुड़े हैं। और लेखिका क्या करती हैं? इससे सहानुभूति प्रकट करती हैं, आस्था प्रकट होता है लेखिका का। ठीक है, क्यों आस्था प्रकट होता है? क्योंकि लेखिका जो है वो शहरी जीवन में रही थी, तो वहां पे जो शहरी जीवन का बनावटी जीवन होता है, ठीक, और लोग एक दूसरे को अपने पड़ोस के लोगों को ही नहीं जानते हैं। ठीक है, ना सहानुभूति होती है आपस में, ना आस्था कोई होता है। किंतु ग्रामीण समाज में क्या होता है? उसके विपरीत सहानुभूति होती है। जीवन कैसा होता है? वहां का जो जीवन होता है स्वाभाविक होता है, सजीव होता है, सहज होता है। ठीक है, इस रेखा चित्र में लेखिका ने प्रयाग जो संगम गया, प्रयाग में संगम के माघ कल्पवास का चित्रण किया है। ये कल्पवास मैंने बताया था प्रारंभ में ही, ये कल्पवास जो करती है लेखिका, वो कब करती है? कल्पवास जो करती है माघ के महीने में करती है। ठीक है, अब ये ध्यान देने योग्य है कि आखिर ये कल्पवास क्या होता है। कल्पवास यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। कल्पवास क्या है? एक आध्यात्मिक अभ्यास है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कल्पवास जो हम पढ़ रहे हैं, कल्पवास में क्या होता है? एक महीने तक पवित्र नदी के किनारे रहकर आध्यात्मिक अभ्यास किया जाता है। ठीक है, कितने महीने तक? एक महीने तक। ठीक है, आध्यात्मिक अभ्यास किया जाता है। तो आखिर आध्यात्मिक अभ्यास क्या होता है? इसमें क्या होता है? कीर्तन, भजन, प्रभु चर्चा, प्रभु लीलाओं का दर्शन, ये आदि चीजें जो होती हैं किसमें आती हैं? तो ये सारी चीजें आती हैं आध्यात्मिक अभ्यास के अंतर्गत। ठीक, कल्पवास के दौरान ग्रामीण पात्र उनकी कुटी में शरण लेते हैं। होता क्या है कि जब लेखिका अपनी कुटी तैयार करवाती हैं, तो वहां पे ग्रामीण जो लोग होते हैं, यानी ठकुरी बाबा होते हैं। ठकुरी बाबा सब अकेले नहीं है, उनके साथ उनका दामाद है, उनकी बेटी है, सहुआइन है, पंडिताइन है, ब्राह्मण दंपत्ति है, आदि आदि इसी तरह के लोग हैं, उनके साथ आते हैं। ठीक है, और लेखिका से क्या मांगते हैं? शरण मांगते हैं कि बेटी हमको यहाँ रहने की इजाजत दो। ठीक, तो लेखिका क्या दे देती है? अनुमति दे देती है रहने को। किंतु लेखिका देखती है कि धीरे धीरे ये जो उनका रहने का आडंबर है, एक तरह से मैं कहूँ, वो क्या हो गया है? फैलकर उनके किताब खाने तक पहुंच गया है। ठीक है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पात्र अब देख लीजिए, प्रमुख पात्र कौन कौन से आए हैं। लेखिका स्वयं है। ठीक है, यहाँ लेखिका स्वयं आ रही है। लेखिका की भक्तिन, जो कि उनकी भक्तिन कौन है? सेविका है, या फिर मैं कहूँ परिचारिका है। ठीक, इसके अलावा कौन है? ठकुरी बाबा है। ग्रामीण पात्र जो इस रेखा चित्र के केंद्र में है। ठकुरी बाबा जो कि नाम ही है, वो कौन है? इसके केंद्र में है।
गाजीपुर के सैयदपुर से 33 मील दूर के रहने वाला भाट वंश में जन्म इनका जन्म कहाँ है? इनका जन्म कहाँ हुआ था? गाजीपुर के सैयदपुर से 33 मील दूर रहते थे। ये ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ गाजीपुर दो स्थानों का नाम आया है, गाजीपुर और सैयदपुर। और ठकुरी बाबा कहाँ रहते थे? गाजीपुर के सैयदपुर से 33 मील दूरी पर रहते थे। ठीक है, कौन? ठकुरी बाबा। ध्यान रखने योग्य है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा, अगर परीक्षा में पूछ भी लिया जा सकता है कि ठकुरी बाबा आखिर रहते कहाँ थे, तो गाजीपुर के सैयदपुर से 33 किलोमीटर, कितने? 33 मील दूर रहते से। ध्यान रखने योग्य है, मैं बार बार कह रही हूँ। अब ये किस वंश के थे? ठकुरी बाबा भाट वंश के थे। भाट वंश हम आदिकाल के अंतर्गत जो हमारे वीडियो है हमने उसमें पढ़ा है ना कि भाट अर्थात चारण भाट कौन थे? कवि थे आदिकाल में। ठीक, इनका कार्य क्या होता था? राजाओं की स्तुति करना होता था। उसी प्रकार भाट वंश के थे अर्थात कवि थे। लेखिका इनको सजाती कहती हैं। अब ठकुरी बाबा भी कवि और लेखिका स्वयं कवित्री, तो क्या कहती है इनको? लेखिका भी इनको सजाती कहती है। ध्यान रख लीजिएगा कि ठकुरी बाबा को लेखिका क्या कहती है? तो सजाती कहती है। यहीं से प्रश्न बन जाता है। ठीक है, लेखिका क्या कहती है? ठकुरी बाबा को सजाती है। और वो गाते क्या क्या थे? लोक गायक थे। ठीक है, बिरहा गाते थे, आल्हा गाते थे। कौन? ठकुरी बाबा। अब एक पात्र आती है बेला। बेला कौन है? ये है ठकुरी बाबा की पुत्री। ध्यान रख लीजिएगा, बेला जो पात्र है वो कौन है? ठकुरी बाबा की पुत्री। बेला एक और पात्र आता है उपन्यास के अंतर्गत, जो कि यूजीसी नेट में लगा। आप लोग बताइएगा कि बेला किस उपन्यास की पात्र है? एकमात्र महिला पात्र है उस उपन्यास का। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अंधा दमाद है उनके साथ। ठीक है, बूढ़ी मौसी है, वृद्ध ठकुराइन है। ठकुराइन कैसी है? वृद्ध। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ठकुराइन, वृद्ध ठकुराइन, सहुआइन, विधुर काछी, विधुर अर्थात जिसकी पत्नी का देहांत हो गया है, मृत्यु हो चुकी है। काछी, काछी क्या होता है? साग सब्जी उगाने वाली एक जाति है, वो क्या कहलाती है? काछी। ब्राह्मण दंपत्ति है उनके साथ। ठीक है, पात्र को ध्यान रख लीजिएगा, कौन कौन से पात्र आए हैं। आगे चलते हैं। यहाँ प्रमुख पंक्तियों के अंतर्गत ये देखेंगे कि ठकुरी बाबा में कौन कौन से महत्वपूर्ण पंक्तियां आई हैं। ठीक है, जो कि यूजी नेट परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मौन मेरे पराजय का चिन्ह नहीं, प्रत्युत्तर वह जय की सूचना है। ये ध्यान रख लीजिएगा कि मौन जो है उनके पराजय की सूचना नहीं है। ये हम आगे पढ़ेंगे, किंतु यहाँ केवल पंक्तियां ध्यान रख लीजिए। मौन उनके पराजय का चिन्ह नहीं, प्रत्युत्तर वह जय की सूचना है। सच्चे कल्पवासी अपने और पराये के बीच में इतना अंतर बनाए रखते हैं जितने में पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त महोदय धोखा खा जाए। ध्यान रख लीजिएगा, ये भी पंक्ति कहाँ से ली गई है? ठकुरी बाबा। बूढ़े ठकुरी बाबा भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण कवि होने के कारण मेरे सजातीय कहे जाते हैं। मैंने ये समझाया पंक्ति। ठकुरी बाबा गाते हैं, ये जो महत्वपूर्ण है। क्यों मैं महत्वपूर्ण कह रही हूँ? इसका कारण यह है कि ठकुरी बाबा जो गाते हैं गीत, वो लगभग आधे पेज में है। अगर एग्जाम का क्वेश्चन सेट करने वाले एग्जामिनर का ध्यान यहाँ जाता है तो लाजमी है कि प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो वो क्या गाते हैं उस पर भी ध्यान रख लीजिएगा। खेले लागे आंगन में कुंवर कन्हैया हो, बोले लागे मैया नीकी खोटो बल भैया हो। आगे हम इन सब चीजों पर और चर्चा करेंगे, बस केवल जो महत्वपूर्ण पंक्ति है अभी वो देख लीजिए। भाव यदि मनुष्य की शुद्रता, दुर्भावना और विकृतियां नहीं बहा पाता, तब वह उसकी दुर्बलता बन जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। ग्रामीण समाज अपने रस समुद्र में व्यक्तिगत भेद बुद्धि और दुर्बलताएं सहज ही डुबा देता है। इससे इस भाव स्नान के उपरांत वह अधिक स्वस्थ रूप प्राप्त कर सकता है। आगे ध्यान दीजिए। उनका बाह्य जीवन दीन है और हमारा अंतर जीवन रिक्त। उस समाज में विकृतियां व्यक्तिगत हैं पर सद्भाव सामूहिक रहते हैं।
इसके विपरीत हमारी दुर्बलताएं समष्टिगत है, पर शक्तियां व्यक्तिगत मिली होती हैं। समष्टिगत अर्थात सामाजिक, व्यक्तिगत अर्थात अपना स्वयं का, केवल स्वयं से जुड़ा। व्यक्ति समय के सामने कितना विवश है, समय को स्वीकृति देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। अब हमारा आरंभ होता है ठकुरी बाबा रेखा चित्र। भक्तिन को जब मैंने अपने कल्पवास संबंधी निश्चय की सूचना दी, तब उसे विश्वास ही ना हो सका। जब भक्तिन को महादेवी वर्मा कहती हैं कि वो कल्पवास को जाएंगी, तो वो भक्तिन को क्या होता है, विश्वास ही नहीं होता है। प्रतिदिन किस तरह पढ़ने जाऊंगी, कैसे लौटूंगी, तांगे वाला क्या लेगा, मल्लाह कितना मांगेगा, आदि आदि प्रश्नों की झड़ी लगाकर मेरे अदूरदर्शिता प्रमाणित करने का प्रयत्न किया। किसने किया? अदूरदर्शिता प्रमाणित करने का। किसका? महादेवी वर्मा का, भक्तिन ने किया। ठीक है। इससे मैं उसे समझाने में निष्फल प्रयत्न करने की अपेक्षा मौन रहकर उसकी भ्रांति को स्वीकृति दे देती हूँ। मौन मेरे पराजय का चिन्ह नहीं, प्रत्युत्तर वह जय की सूचना है। यह भक्तिन से छिपी नहीं। ध्यान रखिएगा, जब वो इतने प्रश्नों की झड़ी जब लगा देती है, तब लेखिका इसका उत्तर किस प्रकार देती है? मौन रहकर। क्यों? क्योंकि जब प्रतिवाद करिएगा तभी तो आप कुछ उसका निर्णय को बदल सकते हैं। लेकिन लेखिका यहाँ क्या रह जाती है? मौन रह जाती है। और ये भक्तिन के लिए क्या होता है? ये भक्तिन का एक तरह से पराजय की सूचना होती है भक्तिन के लिए, कि वह लेखिका अब अपने बात पे अडिग है। ठीक है। कारण वह मेरे प्रतिवाद से इतना नहीं घबराती जितना मौन से आतंकित होती है, क्योंकि इस प्रतिवाद के उपरांत तो मत परिवर्तन सहज है, पर मौन में इसकी कोई संभावना शेष नहीं रहती। ठीक, जैसे कि मैंने ऊपर इस पंक्ति को मैंने समझा दिया। तब भक्तिन का और मेरा कल्पवास आरंभ हुआ। ध्यान रखिएगा, लेखिका कल्पवास, जैसे कि कहाँ? प्रयाग में। किस महीने में? माघ के महीने में। बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी चीजें, यहीं से प्रश्न बनता है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखने योग्य है और ध्यान रख भी लीजिएगा। ठीक। हमारे आसपास और भी न जाने कितनी पर्णकुटियां थीं, पर वे काम चलाऊं भर कहीं जा सकती हैं। लेखिका ने जहां अपनी कुटी बनवाई थी, वहां पे उसके आसपास भी कुटियां थीं, किंतु वो किस प्रकार थी? काम चलाऊ थी। उसकी तुलना में लेखिका की जो पर्णकुटी थी वो कैसी थी? थोड़ी भव्य थी। ठीक है, थोड़ी बड़ी थी बाकी लोगों के तुलना में। गर्मियों में जहां तहां फेंकी हुई आम की गुठली जब वर्षा में जम आती है, तब उसके पास मुझसे अधिक सतर्क माली दूसरा नहीं रहता। घर के किसी कोने में चिड़िया जब घोंसला बना लेती है, तब उसे मुझसे अधिक सजग प्रहरी दूसरा नहीं मिल सकता। किसे? उसे, अर्थात भक्तिन को। ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उसके पास, भक्तिन के पास। ठीक, उसे अर्थात भक्तिन को। बहुत क्यों? क्योंकि लेखिका का बहुत ख्याल रखती थी भक्तिन। ठीक। न जाने कितनी बार सर्दियों में ठिठुरते हुए पिल्लों की टिमटिमाती आंखों के अनुनय ने मुझे उन्हें घर उठा लाने को बाध्य किया है। इसे बाध्य किया है? लेखिका को। ठीक। ऐसा सनकी व्यक्ति मनुष्य जीवन के प्रति निर्मोही हो तो आश्चर्य की बात होगी, पर उसके सुख दुख, जीवन मृत्यु आदि के संबंध में बहुत कुछ जानने की इच्छा का सौमातीत तो हो जाना स्वाभाविक है। किसके बारे में कहा जा रहा है? लेखिका के बारे में कहा जा रहा है। ठीक। वह, अर्थात भक्तिन, वह कह बैठी, का ई विद्या का कौनो इम्तहान नाहिन बा, तो हमहू बुढ़ौती में एक ठो सर्टिफिकेट पाए जाइत और का।
ये कौन कहता है? लेखिका कहती है कि इस विद्या का कोई अंत नहीं है, कोई इम्तिहान नहीं है। अगर होता तो मैं भी क्या, मुझे भी क्या मिल जाता, एक सर्टिफिकेट मिल जाता। ठीक है, और का एक तकिया कलाम टाइप का होता है, और क्या। ठीक है, धर्म में अखंड विश्वास होने के कारण भक्तिन के निकट कल्पवास बहुत महत्वपूर्ण था। भक्तिन का धर्म में बहुत क्या था? विश्वास था। ठीक है, तो उसके लिए कल्पवास बहुत महत्वपूर्ण था। पर वह जानती है कि मेरी भानुमति का कुनबा जोड़ने की प्रवृत्ति उसे मोह माया के बंधन तोड़ने का अवकाश ना देगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। भक्तिन ने चूल्हा सुलगाया ही था कि ग्रामीण यात्रियों का एक दल उस ओर बरामदे के भीतर आ घुसा। मेरे लिए परम अनुगत भक्तिन संसार के लिए कठोर प्रतिद्वंदी है। जो भक्तिन लेखिका के विषय में लेखिका का बहुत ख्याल रखती थी भक्तिन। ठीक है, जब ग्रामीण यात्रियों का एक दल लेखिका के बरामदे में घुस आता है कल्पवास के दौरान, तो वो क्या करती है? भक्तिन उसे कठोर शब्दों में कहने लगती है। ठीक, वृद्ध ने 2 पग आगे बढ़ाकर परम शांति स्नेहसिक्त स्वर में कहा, बिटिया रानी का हम परदेशीन का ठहरो ना देहो, बड़ी दूर से पाए पियादे चले आयत है, इत रैन बसेरा है, भोर भय उठ जाना रे, का झूठ कहत हैं, हम तो बूढ़ बाढ़ मईन है। अब यहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति जब भक्तिन कहने लगती है तेज स्वर में, तो लेखिका आकर देखने लगती है बाहर कि क्या हुआ क्या। ठीक, तो एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, वो बहुत स्नेहसिक्त स्वर में क्या कहता है लेखिका से कि बिटिया रानी, हम जो परदेसी लोग हैं उसको यहाँ ठहरने नहीं दोगी, बहुत दूर से क्या कर रहे हैं, बहुत दूर से पैदल चल कर आ रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है? रैन बसेरा है, भोर होते उठ जाना है। क्या हम झूठ कह रहे हैं? हम क्या है? हम तो बूढ़ भाड़ मईन है, मतलब आदमी है, मनुष्य है। ठीक है, आप यहीं ठहरे बाबा, मेरे लिए तो यह कोठरी ही काफी है। लेखिका क्या कहती है? लेखिका अनुमति दे देती है ठहरने को, और वो क्या कहती है? मेरे लिए तो ये कोठरी ही काफी है, आप लोग बरामदे में रह सकते हैं। भक्ति मेरे आराम की चिंता के कारण ही दूसरों से झगड़ती है। यहाँ दूसरे से झगड़ने का कारण क्या है? जब घुस आते हैं तो भक्ति क्या कहती है? एक तरह से तेज स्वर में कहने लगती है कि आप लोग कैसे घुस आए वगैरह वगैरह। तो वो झगड़ती है, किंतु किसके लिए झगड़ती है? वो स्वयं लेखिका के लिए ही झगड़ती है। धीरे धीरे महादेवी जी के बरामदे में किताबों के आसपास वृद्ध बाबा ने अपना अधिकार जमा लिया। अब जब लेखिका जो है अनुमति दे देती है रहने की, तो वो धीरे धीरे कहाँ तक आ जाते हैं उनके, वो जो वृद्ध बाबा का जो दल होता है वो बरामदे में किताबों के आसपास तक फैलाता है। ठीक, सारांश यह कि मेरे पुस्तकों के समारोह को लज्जित करने के लिए ही मानो बूढ़े बाबा ने इतना आडंबर फैला रखा था। वे संभवतः दातुन के लिए नीम की खोज में गए हुए थे। इससे मैंने भेदिए अर्थात गुप्तचर के समान तीव्र दृष्टि से उनकी शक्ति के साधनों का नाप जोख कर लिया, और बरामदे की दूसरी ओर की जमघट कुछ विचित्र सी थी। एक सूरदास समाधिस्थ सा बैठे थे। अब जब सुबह, उस समय तो लेखिका चली जाती है कहकर कि हाँ आप लोग बैठ जाइए, आप लोग आप रह सकते हैं यहाँ पर। किंतु जब सुबह होती है तब वृद्ध बाबा कहाँ जाते हैं? दातुन की खोज में जाते हैं। तब लेखिका क्या क्या है उनके पास, उस पर गुप्तचर के समान क्या करती है? दृष्टि डालती है।
ठीक है। लेखिका देखती है उसके आसपास एक प्रौढ़ व्यक्ति, दो किशोर और दो वृद्धाएं, अधेड़ उम्र की स्त्री, दो सांवली लड़कियां आ बैठे हैं। यह सब देखकर भक्तिन दो उंगलियां ओठ पर स्थापित कर विस्मय के भाव से बड़बड़ाई, रे मोर बप्पई, सगर मेला तो हियाए सिकल आए है, हियाई सिकिल आए है, अब ई अजायब घर छाड़ी के दूसर मेला देखे जाई। अब वो भक्तिन कहती है उसके लेखिका उसके साथ कौन कौन होते हैं। ये जो दल होता है किसका दल होता है, ठकुरी बाबा का, ठीक है। उसके साथ कौन कौन होता है, एक प्रौढ़ व्यक्ति है, दो किशोर है, दो वृद्धाएं हैं, एक अधेड़ उम्र की स्त्री है, दो सांवली लड़कियां हैं, ठीक है। वो सब बैठे हैं। तो ये सब देखकर भक्तिन क्या कहती है, भक्तिन कहती है कि अरे बाप रे, पूरा मेला तो क्या यहीं पे आ बैठा है, ठीक है। ये अजायब घर को छोड़कर हम दूसरा मेला क्या देखने जाएंगे। कौन कहता है, भक्तिन कहती है, ठीक। गुड़ में बंधे काले तिल के लड्डू बहुत मीठे होने के कारण मैं नहीं खाती। इससे भक्तिन मेरे निकट मोदक समर्पयामि का अनुष्ठान पूरा करने के लिए सफेद तिल धो कूट कर थोड़ी चीनी मिलाकर लड्डू बना लेती है। मैं तो छूत पात पाक मानती नहीं, पर भक्तिन अपनी बटलोई सहित कोयले की मोटी रेखा के भीतर सुरक्षित थी। अब क्या करती लेखिका, खाती नहीं थी काले तिल के लड्डू। क्यों? क्योंकि वो मीठे होते हैं, ठीक है। और लेखिका तो छूत पात नहीं मानती थी, किंतु भक्तिन मानती थी, किंतु वो अपने रसोई को लेकर, जहां पे उसका रसोई था वो क्या था, सुरक्षित था, ठीक है। बूढ़े बाबा मेरे लिए तिल के लड्डू, घी, आम के अचार की एक फाक और दही लाए थे। अरुचि के कारण घी रहित और पथ्य के कारण मिर्च अचार आदि के बिना ही मैं खिचड़ी खाती हूँ। यह अनेक बार कहने पर भी वृद्ध ने माना नहीं और मेरे खिचड़ी पर दानेदार घी और थाली में एक और अचार रखती। एक बार जब लेखिका खाना खा रही होती हैं, तब ठकुरी बाबा आते हैं और कहते हैं कि हम आ सकते हैं अंदर। जब खाना खा रही होती हैं और आकर क्या लेते हैं, तिल के लड्डू, ठीक, और घी, आम के अचार की एक फाक होती है, दही, ये सारी चीजें लाकर क्या करते हैं, लेखिका के सामने रख देते हैं, ठीक है। और खिचड़ी में घी डाल देते हैं, ठीक। उस दिन से उन अभ्यागतों से मेरे विशेष परिचय का सूत्रपात हुआ, जो धीरे धीरे साहचर्य जनित स्नेह में परिगणित होता गया। मुझे सवेरे 9 बजे झूसी से इस पार आना पड़ता था। कल्पवासी एक ही बार खाते और माघ के कड़कड़ाते जाड़े में भी आग न तापने के नियम का पालन करते। इस नियमों के मूल में कुछ तो लकड़ी का महंगापन और अन्न का अभाव रहता, तो कुछ तपस्या की परंपरा, ठीक है। अब कल्पवास में क्या क्या चीजें होती थी, तो कल्पवासियों को क्या करना पड़ता था, एक समय खाना था, ठीक है। और कड़कड़ाती ठंडी में भी आग नहीं तापते थे। क्यों? अब लेखिका इसका कारण बताती हैं। एक तो अन्न का अभाव और दूसरा लकड़ी का महंगापन, ठीक। सच्चे कल्पवासी अपने और आग के बीच में इतना अंतर बनाए रखते थे जितने में पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त महोदय धोखा खा सके। ध्यान रखिएगा, ठीक है। बूढ़े ठकुरी बाबा भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण कवि और कवि होने के कारण मेरे सजाती कहे जा सकते हैं।
प्रथम पत्नी के दोनों सुयोग्य पुत्रों को भी नीति शास्त्र में पारंगत बनाकर भावुकता के प्रवेश का मार्ग ही बंद कर दिया। दूसरी नवोढ़ा पत्नी भी जब परलोक वासिनी हुई तब उसका पुत्र अबोध बालक था, पर पिता ने प्रिय पत्नी के प्रति विशेष स्नेह प्रदर्शन के लिए उसे साक्षात कौटिल्य बनाने का संकल्प किया। ध्यान रख लीजिएगा।